हाँ, नमस्कार बच्चों। अपने 10वीं क्लास के मैथ्स में सेशन 2026 के लिए एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस अपने कर रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपने सॉल्व कर लिए। आज अपने करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 4 है द्विघात समीकरण, तो इसमें किस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है वो उसकी चर्चा अपने करते हैं। पहला तो है, एक तो इसके अंदर द्विघात समीकरण दे के विविक्त कर का मान पूछेगा। विविक्त कर का मान, विविक्त कर का मान पूछेगा तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कोई भी इक्वेशन देके, कोई भी समीकरण देके तो इसमें वो विविक्त कर का मान पूछेगा। एक तो ये याद रखना है। जैसे इसके अंदर कोई सवाल ले लिया हमने इसमें से एक क्वेश्चन लिया कि 4x की स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। इसमें विविक्त कर का मान पूछा तो फॉर्मूला हमने लगाया d बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमें पता है x स्क्वेयर के साथ में जो भी गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो गुणांक है वो b की वैल्यू, और जो अचर राशि है वो c की वैल्यू है। तो -12 का स्क्वेयर, माइनस है तो माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, -4 इंटू a का मान 4, c का मान -9। तो d बराबर -12 का आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 144, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 नियम 144। तो d का मान कितना आ गया, 288। d का मान कितना आ गया, 288। इस तरीके से वो विविक्त कर का मान इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी छोटे प्रश्न बनते हैं वो विविक्त कर से रिलेटिव ही बनते हैं। एक तो ये सीधा विविक्त कर का मान पूछा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी उसने। इसके बाद जो दूसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है वो ये है, इसमें 3 कंडीशन मैं लिख रहा हूं, ये याद रखना बेटा आप, ये कि यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के। सेकंड कंडीशन क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से। और थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से। अब देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो किसका मान है, d का, विविक्त कर का। यदि विविक्त कर का मान आता है 0 तो मूल कैसे होंगे, बराबर। मूल कैसे होंगे, बराबर, और वास्तविक होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आता है 0 से, 0 से बड़ा मतलब प्लस में आएगा मान, धनात्मक में आएगा, तो मूल कैसे होते हैं, मूल भिन्न भिन्न होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हम दूसरी प्रश्नावली करते हैं तो वो भी द्विघात समीकरण ही है, बहुपद है वो, द्विघात बहुपद। तो उसमें जो x के मान आते हैं उनको कहा जाता है शून्यक, और जब अपने चौथी प्रश्नावली करते हैं तो उसमें x के जो मान आते हैं द्विघात समीकरण में उनको क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। मूल कह दे या शून्यक कह दे, एक ही बात है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से। 0 से छोटा कब आएगा, जब वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक भी लिख सकते हो आप, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये कंडीशन आप याद रखना बेटा। ये बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, वो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से मूल बराबर है के लिए कौन सी शर्त लागू होती है। तो इनमें से 3 ये मान दे देगा और एक इसमें से दे देगा ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से
दो गलत होंगे और एक क्या होगा, सही होगा। तो ये ध्यान रखना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के, तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, तो मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब, क्यों नहीं होंगे वास्तविक, क्योंकि डी की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला है, विविक्त कर का। ठीक है, ये विविक्त कर का मान है। यदि विविक्त कर का मान 0 आ जाए, विविक्त कर का मान बड़ा हो 0 से, विविक्त कर का मान छोटा हो 0 से। ठीक है, अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे, अपने इसको नोट कर लेना आप। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि यदि द्विघात समीकरण x की स्क्वायर माइनस kx प्लस 0, यदि द्विघात समीकरण x की स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0, यदि द्विघात समीकरण x की स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। k की वैल्यू पूछे उसने। अब मूल बराबर है तो मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति के लिए मूल भिन्न भिन्न है, मूल बराबर है, मूल वास्तविक नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विविक्त कर का। विविक्त कर का फॉर्मूला आपने लगाया, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल कैसे हैं, बराबर है, तो आपको पता है जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो डी विविक्त कर का मान कितना आएगा, 0 आएगा। बी की वैल्यू माइनस के, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के कितना है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। माइनस के का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, माइनस 4 चौके 16। दोबारा फिर देखो, मूल कैसे है, बराबर। आपको पता है जब मूल बराबर है तो विविक्त कर का मान क्या आता है, 0 आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 4 वैसे का वैसे ही। अब देखो माइनस का 16 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर 16, पावर हटाई तो इस तरफ किसका साइन आ जाएगा, रूट का, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो दो चिन्ह आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो के का मान कितना आया, प्लस माइनस 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मूल अगर बराबर है तो के का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 4, प्लस का 4 भी और माइनस का 4 भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी अपने वर्गमूल निकालते हैं दो चिन्ह आते हैं, या तो प्लस, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसमें मूल प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, इसलिए आपको प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए आप, दो ही टाइप के इसके अंदर सवाल बनते हैं, या तो ऐसे मूल बराबर देके के का मान पूछेगा या फिर विविक्त कर का मान पूछेगा। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, तो ऐसा इसको नीचे लिख लेते हैं। 3√3x की स्क्वायर, ये बहुत बार आया हुआ है सवाल, प्लस 10x, बिल्कुल प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात करना है तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला किसका लगेगा, डी का। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू प्लस का 10,
-4 इंटू ए की वैल्यू 3√3 का स्क्वायर इंटू माइनस नहीं इंटू सी की वैल्यू कितनी है √3। सी की वैल्यू कितनी है √3 है। सॉरी ए स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलत लिख लिया आपने, दोबारा फिर देखिए। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 10 -4 इंटू ए का मान कितना है 3√3 और सी का मान कितना है √3। सी का मान कितना है √3, बी का मान कितना है 10 और ए का मान कितना है 3√3। डी बराबर 10 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 100 माइनस 4 का 3 से गुणा कर दिया, 4 का 3 से गुणा किया कितना आ गया 12 और √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो 100 माइनस 36, 100 में से 36 घटा दोगे कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 64 आ गई, 64 आ गई। देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक है वो किसकी वैल्यू है ए की, x के साथ जो गुणांक है वो किसकी वैल्यू है b की, जो अचर राशि है वो किसकी वैल्यू है c की। तो अपने इसमें फॉर्मूले में रख दिया तो ये वियुक्त कर का मान आ गया। वियुक्त कर का मान कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ इस प्रश्नावली में से 2 ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। या तो मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो भी आपने फॉर्मूला किसका लगाना है विविक्त कर का। यदि विविक्त कर का मान 0 आ जाए, मूल कैसे होंगे वास्तविक और बराबर। यदि विविक्त कर का मान किस में आ जाए प्लस में आ जाए तो मूल कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। यदि विविक्त कर का मान किस में आ जाए माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो ऐसे क्वेश्चन देके किसका मान पूछ सकता है विविक्त कर का मान पूछ सकता है, तो विविक्त कर का मान अपने निकाल सकते हैं। तीसरा, जो k की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है तो k की वैल्यू पूछ सकता है कि इसके मूल क्या है बराबर है। मूल क्या है बराबर, और हमें पता है जब मूल बराबर है तो b² - 4ac किसके बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो b² - 4ac किस के बराबर हमने क्या रख लिया 0 रख लिया और उसमें वैल्यू पुट की, वो प्लस कैसे हटाकर माइनस कैसे हटाकर किस में चेंज हो गया प्लस में, पावर हटाई तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विविक्त कर का मान पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे और मूलों की प्रकृति देके किसका मान पूछे k का मान पूछे। 3 ही टाइप के इसके अंदर से सवाल वो पूछ सकता है, अदरवाइज इसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं बनता जो वो पूछ सकता है। ठीक है, ये होगी चौथी प्रश्नावली। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5th। 5वीं प्रश्नावली देखो। 5वीं प्रश्नावली में सिंपल सा सवाल ही पूछता है वो, लेकिन इसके लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ये सवाल आया -5 एक समांतर श्रेणी है एपी है एक कि समांतर श्रेणी कौन सी -5 -1 3,7 डैश डैश। समांतर श्रेणी दे रखी है -5 -1 3,7। ठीक है, इसमें से या तो सिंपल सा सवाल पूछेगा 10वां मान ज्ञात कीजिए, 5वां मान ज्ञात कीजिए, 15वां मान ज्ञात कीजिए, या फिर क्या वैल्यू पूछता है वो कॉमन डिफरेंस पूछता है सारवंतर। तो प्रथम मान कितना हुआ इसका -5, डिफरेंस सारवंतर कितना आएगा, सारवंतर कितना आएगा a2 - a1, a1 a2 a3 a4। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे a2 - a1, a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है -1 चिन्ह माइनस का, a1 की वैल्यू कितनी है -5, -5 को किस में लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। बस यहीं से गलती करवाएगा वो, इसको ध्यान रखना। जब माइनस का साइन है तो माइनस वाला साइन किस में आएगा ब्रैकेट में आएगा।
तो -1 ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 4। तो इसमें से ज़्यादा सवाल वो कैसे पूछता है, इसमें प्रथम मान पूछ लेगा या फिर क्या पूछता है वो सारवंतर जरूर पूछेगा, सारवंतर पूछेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कैसे बनेगा, ठीक है, सारवंतर के लिए फिर बता रहा हूँ, माइनस वाली टर्म देगा वो, माइनस वाली समांतर श्रेणी दे के इसमें से सारवंतर पूछेगा। तो सारवंतर के लिए a2 माइनस a1, a1 a2, a2 माइनस 1 माइनस a1 की वैल्यू -5, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। वहाँ पर दोनों साइन होंगे, एक प्लस का भी होगा 4 और एक माइनस का भी होगा, तो गलती नहीं करनी है अपने। तो इस प्रकार का ये प्रश्न आ सकता है। अब इसका जो सेकंड प्रश्न बनेगा, सेकंड प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, या तो इसमें वो दे देगा कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी एपी देके इसका योग पूछ सकता है, या वो 10वां मान कोई भी लिख सकते हैं अपने, जैसे मैंने लिख ली 2 4 6 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा मान पूछा, 10वां मान पूछ लिया। तो हमें पता है a का मान कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा a2 माइनस a1, तो 4 में से 2 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 10वां मान पूछा है, तो हमें पता है 10वां मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। 10वां पूछा है तो a प्लस 9d, 15वां पूछा है तो a प्लस 14d, 20वां पूछा है तो a प्लस 19d, d एक घटाना है। 10वां पूछा है तो 10वां पूछा है तो 10वें में से 1 घटा दो, कितना आ गया 9d आ जाएगा। 20वां पूछा है तो 19d, 15वां पूछा है तो a प्लस 14d। ठीक है, 10वां मान पूछा तो फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 9d। तो a का मान कितना है 2, d का मान कितना है 2, पहले गुणा करेंगे, 9 का 2 से गुणा किया 18, 18 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया 20 आ गया। तो इस एपी का 10वां मान कितना आ गया 20 आ गया। सिंपल सा सवाल इसके अंदर से पूछता है वो, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल इसमें से नहीं पूछेगा। ठीक है, या तो सारवंतर या फिर क्या पूछेगा, इस तरीके से छोटा सा मान, एक एपी दे के छोटा सा मान पूछेगा, 10वां मान, 15वां मान, 16वां मान, 12वां मान, इस टाइप का। और या फिर इसमें से वो क्या पूछता है, एक मान ऐसा पूछेगा जिसमें जो समांतर श्रेणी है वो किस में है, भिन्न में है। भिन्न में समांतर श्रेणी देके उसमें से कॉमन डिफरेंस पूछेगा। जैसे एक सवाल आ गया, तीसरा सवाल, 1/3 एक समांतर श्रेणी है, 1/3, 5/3, 9/3, 9/3 का सारव अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सारव अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है प्रथम मान कितना है इसका 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, अब देखो ये बटे में संख्या आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 1, 1 को 5 से गुणा किया 5, 3 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 1, 1 का 1 से गुणा किया 1, तो 5 में से 1 घटाओगे, कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, तो यही टाइप के इसके अंदर से सवाल बन सकते हैं। अब अपने करते हैं प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 करेंगे। हाँ, 6th प्रश्नावली सबके लिए ही थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है ये, लेकिन मुश्किल है नहीं, आसान प्रश्नावली है। इसमें से 4 नंबर का सवाल आएगा ओनली,
4 नंबर की प्रश्नावली है जिसमें से 2 सवाल कौन से आएंगे, एमसीक्यू के आएंगे, और 1 सवाल कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। ठीक है, अब जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो वो किस टाइप के बन सकते हैं। एक तो बनेगा, एक प्रश्न तो जो मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, कि एक त्रिभुज है, डायग्राम दिया होगा आपको, ए बी सी डी ई। ए डी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ए ई की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो सी ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन इसमें दिया क्या होगा, उसने दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तो सी ई का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है एक त्रिभुज में यदि डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तो बाई बीपीटी मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अपने करेंगे। अगर डी ई समांतर है किसके, बी सी के, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या आएंगी, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। तो हम लिखेंगे कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अगर डी ई समांतर है बी सी के तो क्या आएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर क्या आएगा, ए ई बटे में ई सी। ठीक है, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज में एक ऐसी भुजा, एक ऐसी रेखा खींची जाए जो एक भुजा के समांतर हो, तो वो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। प्रमेय कौन सी है, 6.1। 6.1 प्रमेय से हमने ये रूल लगाया कि डी ई यदि समांतर है किसके, बी सी के, तो इनकी जो भुजाएं आएंगी वो एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। तो ए डी का मान कितना है और डी बी का मान कितना है, 3। ए ई का मान कितना है, 1, और ई सी का मान आपने ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो 1.5 का गुणा किससे करोगे, ई सी से, और 3 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। अब हमें पता है 3 को 1.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ई सी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी वो समांतर भुजा दे दे तो वो उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न इसमें से बन सकता है। एक तो ये है। और दूसरा जो ध्यान रखना है, दूसरा जो प्रश्न है वो कैसे बनता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं किसमें होती हैं, समानुपात में। दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर लिख लो। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो दोनों डायग्राम मैंने बना लिए, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको चेंज करके सवाल कैसे भी दे सकता है वो। ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपात में है। संगत भुजाओं का मतलब क्या है कि जो क्रमांक ए बी का है वही क्रमांक क्या लेना है अपने, पी क्यू का। ठीक है, तो ए बी किसके समानुपात में होगी, पी क्यू की, और बी सी किसके समानुपात में होगी, बी सी क्यू आर की, और ए सी भुजा किसके समानुपात में होगी, पी आर की। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस टाइप से, जिस प्रकार से उसने ये दोनों त्रिभुजों को लिखा है, ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, तो उसी प्रकार से यहीं से आपने भुजाएं लेनी है। और ये भुजाएं समानुपात में जो है, ये कौन सी भुजाएं हैं, संगत भुजाएं।
कौन सी भुजाएं हैं? ये संगत भुजाएं हैं। जो क्रमांक ए बी का है वही किसका आना चाहिए? पी क्यू का। मतलब कि अगर ए बी समानुपात में है तो ए बी का क्रमांक है पहला और दूसरा, तो ए बी के समानुपात में कौन सी भुजा आएगी? पी क्यू आएगी। बी सी के समानुपात में कौन सी आएगी? क्यू आर। और ए सी के समानुपात में कौन सी आएगी? पी आर आएगी। ठीक है, एक तो ये चीज। और दूसरा कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से? कोण ए बराबर होगा किसके? कोण पी के। कोण बी बराबर होगा किसके? कोण क्यू के। और कोण सी बराबर होगा किसके? कोण आर के। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसमें से एक तो इसमें से कैसे भी सवाल वो दे सकता है, या तो दो भुजाएं दे देगा, या दो भुजाएं तीन भुजाएं दे के त्रिभुजों को समरूप पूछेगा वो। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कैसे बन सकता है प्रश्न। मैंने ये भुजा लिखी 3 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख ली 6 सेंटीमीटर, ये भुजा लिखी 5 सेंटीमीटर और ये लिख ली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो भुजाओं का अपने पास रेशो आ गया, दो भुजाओं का अनुपात आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि यदि त्रिभुज ए बी सी अब समरूप होगा, किसके समरूप होगा? देखिए आप, ए बी सी, ए बी का रेशो है क्यू आर के साथ, तो क्यू आर पी ये लिख लिया। ए बी भुजा किसके समानुपात में है? क्यू आर के। दो भुजाएं देके वो इसमें से ये पूछेगा कि एसी अनुपात पी आर होगा, कि ए बी सी समरूप है किसके? क्यू आर के। तो एसी और पी आर का अनुपात कितना होगा? आप देखिए 3 और 6 का अनुपात कितना आ रहा है? 1 और 2। कितना आ रहा है? 1 और 2। 3 और 6 का अनुपात कितना आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है, कट गई। और 5 और 10 का अनुपात भी कितना आ रहा है? कट गया ये भी। कितना आ रहा है? 1 और 2। जो थर्ड साइड होगी, तीसरी भुजा होगी, उसका अनुपात भी कितना आएगा? 1 अनुपात 2 आएगा। उसका अनुपात भी कितना आएगा? 1 अनुपात 2 आएगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना ही। एक इसमें से जो सवाल बन सकता है कि दो भुजाएं दे दी ए बी सी, तीसरी भुजा उसने दी पी क्यू आर, इसमें ये दे दिया एंगल 30 डिग्री, इसमें एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये कोण दे दिया 50 डिग्री। ठीक है, और ये भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर और ये 50, ये 30, ये भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक तो वो लिख देगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। एक लिख देगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? क्यू आर पी के। एक लिख देगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? आर क्यू पी के। इस तरीके से अब इसको अपने कैसे पहचानेंगे? देखो, कोण बी किसके बराबर है? कोण आर के। कोण बी किसके बराबर है? कोण आर के। तो बी का क्रमांक दूसरा है, तो आर का भी कौन सा आना चाहिए? दूसरा। कोण सी बराबर है किसके? कोण क्यू के। कोण सी बराबर है किसके? कोण क्यू के। तो इसका जो टाइप है वो क्या बनेगा? इसका बनेगा पी आर क्यू। पी आर क्यू। देखो, कोण बी बराबर है किसके? कोण आर के। कोण बी बराबर है किसके? कोण आर के। कोण सी बराबर है किसके? कोण क्यू के। ठीक है, और बी सी भुजा है किसके बराबर है? क्यू आर के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। दोबारा फिर देखिए, कोण बी बराबर है किसके? कोण आर के। ये संकेतिक रूप है इसका। कोण बी बराबर है किसके? कोण आर के। बी का क्रमांक कौन सा है? दूसरा। तो आर का भी कौन सा आना चाहिए? दूसरा।
ठीक है। कोण सी बराबर है किसके, कोण क्यू के, तो सी का क्रमांक कौन सा है, तीसरा, तो क्यू का क्रमांक भी कितना आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। और बी सी भुजा बराबर है किसके, क्यू आर के, या समानुपात में है, तो बी सी और क्यू आर आपस में बराबर है, तो बी सी का क्रमांक दूसरा तीसरा है, तो क्यू आर का क्रमांक भी कितना आ रहा है, दूसरा और तीसरा ही आ रहा है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये समरूपता का जो नियम है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। संकेतिक रूप कैसे है ये भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं प्रश्नावली 7 की। प्रश्नावली 7वीं देखिए, प्रश्नावली जो 7वीं है इसके अंदर जो छोटे प्रश्न वो बना के दे सकता है, जो प्रश्नावली 7वीं है इसके अंदर जो प्रश्न बना के दे सकता है, एक तो ये आपको पता ही है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये हर बार पूछता है -2,3 की y अक्ष से दूरी, ध्यान रखना ये। दूसरा -3,2 की x अक्ष से दूरी, एक तो ये 2 सवाल ये हो गए। तीसरा 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, बाकी मैं फिर आपको करवा देता हूँ ये वाले सवाल, और पहले लिख लो आप। चौथा जो सवाल इसमें से पूछ सकता है वो कौन सा, वो पूछेगा -3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। बस ये 4 ही टाइप के सवाल वो पूछ सकता है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, हमें पता है कि जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान लिखना है, x का। जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान लिखना है, y का। जो निर्देशांक है इसमें पहला मान होता है x का, सेकंड जो मान है, सेकंड वैल्यू है किसकी होती है, y की। y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए किसका मान लिखना पड़ेगा, x का। अब x का मान है -2, और ये ध्यान रखना दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। वहाँ पे दोनों ही चिन्ह होंगे, एक प्लस का भी और एक माइनस का भी, तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, प्लस में। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला है इसका सोल्व करने का, लेकिन आता कैसे है इसके लिए पूरा ग्राफ बना के अपने उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं। x अक्ष से दूरी पूछी है तो x अक्ष से दूरी के लिए कौन सा मान आएगा, y का। तो इन दोनों में y का मान कितना है, 2 है, वो ऑलरेडी प्लस का है तो ये प्लस के रख दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, x का, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, y का। लेकिन अगर दूरी के लिए x और y का मान माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला मान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, एक तो 2 सवाल ही हो गए। तीसरा सवाल है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, फॉर्मूला आप दूरी का लगाओगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, 0, 0 माइनस 3, 0 माइनस 4, तो 0 में से 3 घटा दिए, -3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 16 और 9 को जोड़ दिया कितना आ गया, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया सवाल। इसके बाद नेक्स्ट हाँ, -3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, -3,4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा।
ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्स, वाई डैश और ये 0। कौन सा आपने देखना है? -3,4। अब देखो यहाँ पे मान 1 आएगा प्लस का, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -1, -2, -3, -4। क्या पूछा उसने? x का मान तो है -3, x का मान तो है -3 और y का मान +4। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा ये? दूसरे में। ये कौन सा चतुर्थांश होता है? प्रथम। ये कौन सा होता है? द्वितीय। और ये कौन सा होता है? तृतीय। और ये कौन सा होता है? चतुर्थ, चौथा। यहाँ पर दोनों ही मान किसके आते हैं? प्लस प्लस के। x का मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का। इसमें x का मान तो आता है माइनस का और y का मान किस में आता है? प्लस में। और थर्ड में दोनों ही मान किसके आते हैं? माइनस के। और चौथे में दोनों मान किसके आते हैं? x का मान तो किस में आता है? प्लस में, और y का मान किस में आता है? माइनस में। तो अब देखो, एक x का मान किस में है? माइनस में, और y का मान किस में है? प्लस में। तो पहला मान माइनस और सेकंड जो मान है वो किस में है? प्लस में। तो कौन से चतुर्थांश में होगा? ये द्वितीय में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। पहले चतुर्थांश के दोनों ही मान किसके होते हैं? प्लस के। इसके अपोजिट थर्ड जो है उसमें दोनों ही मान किसके होते हैं? माइनस के। अब दूसरे में पहला मान माइनस, दूसरा प्लस, और चौथे में पहला मान प्लस, दूसरा माइनस। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये पहला और तीसरा, ये प्लस प्लस, और तीसरे में माइनस माइनस। यहाँ पे पहला मान माइनस और प्लस, और इसमें प्लस और माइनस। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये होगी अपनी प्रश्नावली। 7 प्रश्नावलियों तक अब अपने MCQ के क्वेश्चंस है कर लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने 8वीं प्रश्नावली से शुरुआत करेंगे। तो उसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन से। ज़्यादातर उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे MCQ के, वो पूछे जाते हैं 8.2 से। तो 8.2 प्रश्नावली के MCQ के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या बनानी आनी चाहिए? सारणी बनानी आनी चाहिए, टेबल बनानी आनी चाहिए। वो टेबल कैसे बनानी है? मैंने 8.2 प्रश्नावली की एक वीडियो उसमें चढ़ा रखी है यूट्यूब पे, इससे पहले वाली वीडियोज़ में, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो 8वीं प्रश्नावली की MCQ के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए। तो वो आपको अगर नहीं आती तो उसमें से जाके आप वीडियो देख कर वो टेबल बनानी सीख सकते हो। तो कल जब अपने 8वीं प्रश्नावली की वीडियोज़, अपने 8वीं प्रश्नावली के MCQ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए और टेबल के मान भी याद होने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये थे अपने प्रश्नावली 7 तक MCQ के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और मेरी नज़र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन्हीं में से ही आते हैं प्रश्न। डिजिट बदल के वो देख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक आप लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इससे अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।